नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में 4 बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में खबर की होती है पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं कि अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइन्स के जरिए। टॉप लाइन्स में सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात होगी बिहार को लेकर। जी हां, जहां बिहार में नारों की भरमार इस समय नजर आ रही है और आखिर ये नारे किसका बेड़ा पार लगाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे नारे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। वहां पे हर पार्टी की तरफ से अपना एक नारा दिया गया है। कौन कौन से नारे इस वक्त नजर आ रहे जमीनी स्तर पर बताएंगे विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है यूपीआई से जुड़ी हुई, जहां यूपीआई पेमेंट अब और ज्यादा आपके लिए आसान हो चुका है। जी हां, फेस और फिंगरप्रिंट से भी अब आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। क्या है ये पूरी प्रक्रिया बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उन्हीं के 19 सांसदों ने, और 19 सांसदों ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी है। अब इस चिट्ठी में भारत को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर है वो है खेल जगत से जुड़ी। जी हाँ, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलियनियर बन चुके हैं। जी हाँ, और वो अरबपति बनने के बाद में अब कहीं ना कहीं आखिर कौन कौन सी ऐसी कमाई के साधन हैं उनके, जहां जिसकी वजह से वो इस समय अरबपति बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। जी हाँ, जहां आपको बता दें कि अब बात बिहार की करेंगे, जहां चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान तो कर दिया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव इस बार 2 चरणों में होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अब चुनाव की तारीखों के सामने आते ही बिहार में सियासी पारा भी बिल्कुल चढ़ चुका है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच नारों की फाइट भी शुरू हो चुकी है। अलग अलग नारों के जरिए जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं, और इन नारों के बीच में जनता के बीच आखिर क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक माहौल गर्म है। संवाददाता से करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको दिखाते हैं नारों की भरमार, किसका होगा बेड़ा प्यार। तो नारों की भरमार है और किसका बेड़ा पार होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जेडीयू की तरफ से ये नारा दिया गया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा जेडीयू की तरफ से दिया गया है जो सत्ता में भी है। इसके साथ ही अगर अगले नारे पे हम आए तो अगला नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ नारे दिए गए वो आपको बताते हैं। बीजेपी ने नारा दिया है फिर से एनडीए सरकार, सबका साथ सबका विकास। अगला नारा है बिहार में डबल इंजन की सरकार, और साथ ही एक नारा और बीजेपी ने दिया, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। ये तमाम नारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। अब अगली बारी आती है आरजेडी की। आरजेडी की तरफ से भी कई सारे नारे इस समय दिए गए हैं। आखिर कौन कौन से नारे आरजेडी की तरफ से दिए गए वो आपको बताते हैं। आरजेडी ने प्रमुख तौर पर नारा दिया है 6 और 11 एनडीए 9-2-11, ये नारा आरजेडी की तरफ से दिया गया। साथ ही एक नारा और दिया है आरजेडी ने, इस बार परिवर्तन के लिए वोट करें, अब की बार तेजस्वी सरकार। तो ये तमाम नारे इस बार आरजेडी की तरफ से दिए गए। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ नारे इस बार दिए गए हैं वो हमने आपको बताया। हालांकि जमीनी स्तर पर कौन सा नारा ज्यादा अच्छा नजर आएगा, किसका ज्यादा असर दिखेगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ ही बिहार में पोस्टर वार भी इस समय छिड़ चुका है। एनडीए के पोस्टर के मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो उसमें विकास का प्रचार उसमें देखने को मिलता है। एनडीए सरकार की जो अभी तक की उपलब्धियां हैं वो उसमें नजर आती हैं। परिवारवाद पर भी तंज कसा गया। आरजेडी परिवार की पलायन फैमिली कहकर सीधे तौर पर निशाना साधा गया। महिलाओं पर फोकस, जिसमें योजनाओं से महिला वोटरों को लुभाने की भी कोशिश इन पोस्टर के जरिए की जा रही है। और साथ ही वायरल रणनीति की अगर हम बात करें तो युवाओं तक पहुंच के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल इस समय पोस्टर के द्वारा किया जा रहा है। गठबंधन में फूट और महागठबंधन में फूट भी दिखाई दे रही है। जहां अगर सीधे तौर पर हम देखें तो बिहार में महागठबंधन के पोस्टर के मुख्य बिंदु अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर बेरोजगारी मुख्य बिंदु में नजर आता है। जो महागठबंधन ने जो पोस्टर इस समय जारी किए हुए हैं जमीनी स्तर पर, और उनमें मुख्य बिंदु है बेरोजगारी, घोटाला, इन तमाम चीजों को लेकर निशाना इस वक्त सत्ताधारी दल पर साधा गया है इन पोस्टर के जरिए।
तो पोस्टर वॉर भी छिड़ चुका है इस वक्त और साथ ही नारों की भी भरमार नजर आ रही है। एनडीए सरकार पर घोटाले के आरोप कई सारे इस वक्त लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से, यानी कि महागठबंधन की तरफ से। गरीबी पलायन का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, जहां एनडीए सरकार पर गरीबी और पलायन के भी आरोप लगाए गए हैं। और रणनीति की अगर हम बात करें तो युवाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल इस समय तमाम जो पार्टियां हैं वो करती हुई नजर आ रही हैं। तो बिहार में महागठबंधन के पोस्टर के जो मुख्य बिंदु है वो हमने आपको बताए। अब इस पूरे जो चुनाव है उसको लेकर आखिर आरजेडी जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं। हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बढ़ाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा, तो हमारे साथ साथ हर बिहार के लोग सरकार को चलाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी की तरफ से कहा गया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनकी तरफ से हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार आलोक, बिहार में जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर इस समय पेच फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नारे भी लगाए जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर चुनावी रण कैसा नजर आता है, कैसा है चुनावी माहौल? चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर अगर बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो चुनावी माहौल इस समय वहां पर गर्म हो चुका है, क्योंकि अलग अलग जो दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो लगातार लोगों, जो आम जनता है उसको कोशिश कर रहे हैं लुभाने की। और ये अलग अलग पोस्टर इस समय नजर आए हैं। जो राजनीतिक दल इस समय अलग अलग पोस्टर जारी किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से लोगों को लुभाने के लिए, और किस तरीके से फर्क दिखाया जा रहा है आरजेडी का और साथ ही एनडीए का, ये फर्क भी दिखाया गया। साथ ही एक पोस्टर और सामने, जहां एंकार नहीं रोजगार, तेजस्वी सरकार मतलब जनता मालिक की सरकार। इस तरीके के पोस्टर जारी करके सीधे तौर पर जनता को लुभाने की कोशिश इस समय की जा रही है। कुमार आलोक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। कुमार आलोक, बिहार में एक तरफ तो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक पोस्टर वॉर भी इस समय छिड़ा हुआ है। साथ ही तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या है जमीनी स्तर पर चुनावी माहौल? देखिए, जैसे चुनाव की तारीखों की घोषणा है उसके बाद सारे दल एक्टिव मोड में आ गए और आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद, यानी कुछ ही देर के बाद या कहें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है जन स्वराज की, जिससे वो अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेंगे। इसके साथ ही आरजेडी और जो महागठबंधन के अन्य दल हैं उन पर भी आज शाम तक मोहर लग सकती है। और इसके अलावा एनडीए में भी लगभग सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। उस सहमति के अनुसार 103 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, उसके 102 सीटों पर बीजेपी, 24 सीटें एलजेपी को दी गई है। इसके अलावा 8 सीटें दी गई है हमको और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। लगभग ये तय हो गया है, कब ऑफिशियली रिलीज होना बाकी है। लेकिन महागठबंधन में वहां पर भी थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है सीपीआई एमएल को लेकर के, क्योंकि सीपीआई एमएल को पिछली बार 19 सीटें दी गई थी और 19 सीटों में से 12 सीटें उन्होंने जीती थी और उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस और आरजेडी से बहुत ही बेहतर था। तो उनकी मांग इस बार उन्होंने 40 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन कम से कम 30 सीटों से वो कम नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर पेच फंसा हुआ कि आरजेडी क्या उनको 11 सीट और बढ़ाएगी या नहीं। तो ये एक पेच फंसा हुआ है महागठबंधन के लिए, और वो लगता है कि आज शाम तक ये वहां भी महागठबंधन में भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और तब जो उम्मीदवार है, जो जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी दल के उम्मीदवार हैं, वो सारा डेरा अपना डाले हुए पटना में अपना वो लॉबिंग कर रहे हैं, या कहे कि जो भी लॉबिंग की जो है हर उनका जो नेता है, किसी पार्टी बड़े जो नेता हैं उनके साथ वो लॉबिंग कर रहे हैं। और शाम तक जो है महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने सीटों का बंटवारा कर लेंगे। उसके बाद सारे जो उम्मीदवार हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। आपने नारों की बात कही, तो नारों में जैसे 25 से 30 फिर से नीतीश जदयू ने नारा दिया था। उसके बाद विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी के नेता है और उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नारा था कि 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। लेकिन उसके बाद लालू यादव ने, जो आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं, उनकी ओर से नारा आया कि 6 और 11 और एनडीए 9-2-11, यानी 6 और 11 को यहाँ पर मतदान है। और उनका कहना इसका मतलब ये है कि भाई 6 और 11 के बाद एनडीए नहीं रहेगी बिहार में। और अगर कहे कि
25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये एनडीए संदेश देना चाहती है कि सरकार बनने के बाद, यानी एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश ही, यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुल मिलाकर कुमार आलोक, जो नारों की गूंज है वो इस समय नजर आ रही है, लेकिन किसके नारे में कितना दम है और कितना असर जमीनी स्तर पर होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई अब अपग्रेड हो चुका है। जी हाँ, यूपीआई पेमेंट करते समय अगर आप अपना पिन भूल जाते हैं, यानी कि पासवर्ड जो अगर आप भूल भी जाते हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब चेहरे की पहचान और आपके फिंगरप्रिंट की मदद से ही आप आसानी से लेन देन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब आप अपने वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन या फिर फिंगरप्रिंट से पेमेंट कर सकेंगे। यानी अब आपको 4 या 6 अंकों का यूपीआई पिन डालने की भी जरूरत नहीं होगी, ना ही इसे याद रखने का कोई झंझट रहेगा। और ये नई सुविधा आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पर काम करेगी। इससे ट्रांजैक्शन और भी तेज, आसान और सुरक्षित होंगे। कुल मिलाकर ये नई सुविधा यूजर्स के लिए पेमेंट को और ज्यादा आसान बनाने वाली साबित होगी। और इस नए अपग्रेड से आपको किस तरीके से होगा फायदा और ये कैसे काम करेगा बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं फेस फिंगरप्रिंट से होगा यूपीआई पेमेंट। जी हां, अब आपको पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई से पेमेंट करना अब और ज्यादा आसान हो चुका है। फेस और फिंगरप्रिंट के जरिए ही आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई सारे पासवर्ड हो जाते हैं हमारे पास में, जिसकी वजह से हम पासवर्ड याद नहीं रख पाते हैं, और ऐसे में अब ये जो झंझट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब पिन की जरूरत नहीं होगी और अब ऑप्शनल के तौर पे पिन की जरूरत होगी। फेस फिंगरप्रिंट से ही आप यूपीआई ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने नया फीचर ये लॉन्च किया है। आसान, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली ये ट्रांजैक्शन पूरा होगा और कहीं ना कहीं पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। ऑप्शनल में आप पिन डाल सकते हैं, लेकिन साथ ही फेस ट्रांजैक्शन और फिंगरप्रिंट के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। आखिर इससे किस तरीके से फायदा होगा, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि अब आपको पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। जब कई सारे अकाउंट्स आपके हाथ में होते हैं तो कई बार हम पिन डालते समय गलती कर जाते हैं, पिन गलत डाल देते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन अब आप खाली फेस के जरिए और फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई फ्रॉड के मामलों में भी कमी इसके जरिए आएगी। सीनियर सिटीजन और नए यूजर्स को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। पिन याद रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपका मोबाइल अगर आपको चुरा भी लेता है तो वो पिन याद कर सकता है, लेकिन आपके फेस के जरिए अगर उसमें पिन डाला जाए, अगर फेस के जरिए पेमेंट की जाए तो वो नहीं हो सकती है। आखिर ये पूरा जो नया सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा वो एक बार आपको बताते हैं। दरअसल पिन के साथ ही बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन अब आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा, जिसमें फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट यूजर जो है वो चुन सकता है कि आपको फेस आईडी के जरिए पेमेंट करनी है या फिर फिंगरप्रिंट के जरिए। और स्कैन होते ही पहचान की पुष्टि हो जाएगी और पहचान सही होने पर ही पेमेंट हो जाएगा। सिर्फ बायोमेट्रिक वाले फोन पर ही हालांकि ये फीचर मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ये काफी आसान भी हो जाएगा और काफी तेज अब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हो जाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आंचल, देश में आज 85% से ज्यादा पेमेंट जो है वो यूपीआई के जरिए होती है, जिसमें पिन डालना जरूरी होता है, पर कई बार हम इस पिन को भूल भी जाते हैं, गलत पिन डाल देते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, फेस के जरिए, फिंगरप्रिंट के जरिए ही पेमेंट हम कर सकते हैं। आंचल, और ये बहुत सुरक्षित भी है। आप खुद समझिए कि अगर आप पिन भूल जाएं तो 3 बार आपने अगर पिन डाला तो वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई भी आपका जो यूपीआई पेमेंट जिस भी आपने प्लेटफॉर्म से ले, चाहे गूगल है, भीम पे, फोन पे, और अगर आप उसको खोलना चाहते हैं और आपका फेस आईडी और बायोमेट्रिक है, तो आप इसकी सुरक्षा का लिहाज सोच सकते हैं कि कितना बड़ा साइबर सिक्योरिटी का ये वॉल बनाया गया। अब इससे ट्रांजैक्शन करना बेहद आसान होगा, खास तौर पर अगर हम बुजुर्गों की बात करें जिन्हें पिन याद करने में मुश्किल होती है। अब उनके लिए उनके फेस रिकॉग्निशन से वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इससे सीमलेस भुगतान, यानी जिस बड़ी ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करते हैं उसमें आसानी आई है। और यूपीआई को अब हम लगातार देख रहे हैं, कतर ने यूपीआई अपनाया और इस यूपीआई का जो गेटवे है, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने देखा कि G20 में शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि जो चीज हम 50 सालों में इस पूरे सेक्टर में हासिल करते वो सिर्फ और सिर्फ 1 दशक में हमने हासिल कर ली। तो इसी यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को और यूजर फ्रेंडली,
और सिक्योर्ड बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। और इसमें हमने देखा कि हर सालाना आधार पर लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस का जो हम आंकड़ा देखते हैं उसमें बढ़ोतरी है, और इस यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों की बढ़ोतरी दर्शाता है कि कितना फीजिबल आपका ट्रांजैक्शन लिमिट भी है। क्योंकि जिस कैशलेस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, हम छोटे टपरी चाय वाले के पास जाते हैं, हम फल खरीदते हैं, हम बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके लिए आपका एक यूपीआई इंपॉर्टेंट जो है वो आपके सीमलेस ट्रांजैक्शन देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर आप फेस आईडी और बायोमेट्रिक के जरिए करते हैं, एंड्रॉइड फोन पर जाकर सेटिंग्स में आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को अपडेट करना होगा, और उसके बाद सेटिंग्स में जाकर, क्योंकि आपका अगर एंड्रॉइड फोन है तो वहां पर अलग अलग स्टेप्स के जरिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि आपके खुद के फेस से खुलेगा और खुद के बायोमेट्रिक यानी जो नंबर होते हैं उनसे खुलेगा, तो आप इस बात को सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कहीं पर भी कोई हैक होने का या अगर भुगतान जो है वो गलती के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर से विवादों में हैं। भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर ही सवाल उठने लगे हैं, और ये विरोध सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के भीतर से भी हो रहा है। दरअसल अमेरिकी सांसदों का एक बड़ा समूह ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। अमेरिका के 19 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को तुरंत वापस लेने की मांग की है। 19 अमेरिकी सांसदों का कहना है कि इस बढ़े हुए शुल्कों से दोनों देशों के जो आपसी संबंध है वो भी बिगड़ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, जो पूरी सप्लाई चेन है उस पर भी सीधा असर पड़ रहा है। अमेरिकी उपभोक्ता भी महंगाई झेल रहे हैं। सीधे तौर पर सांसदों ने ट्रंप से अपील की है कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, और ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपने सांसदों के आगे झुकते हुए भारत पर लगे टैरिफ को कम करेंगे। आखिर कैपिटल हिल से उठी ये आवाज वॉशिंगटन तक कितना असर डालेगी, करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं व्हाइट हाउस का कड़ा संदेश। तो व्हाइट हाउस को यह कड़ा संदेश इस समय दिया गया है, 19 सांसदों की तरफ से यह संदेश दिया गया है। यूएस कांग्रेस के 19 सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह चिट्ठी लिखी है, जिसमें यह अपील की है कि भारत के ऊपर जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है उसको कम कर दे, क्योंकि जमीनी स्तर पर उसका असर नजर आ रहा है। सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह अनुरोध किया है कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं उस पर आप तुरंत उसको वापस ले लें। साथ ही आपको नए सिरे से बातचीत और नीति समीक्षा की भी मांग इस समय ये सभी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा है कि भारत के साथ संबंधों को तुरंत दुरुस्त किया जाए, टैरिफ बढ़ाने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। भारत पर टैरिफ बढ़ाने से संबंध जो है आपस के वो भी खराब हुए हैं, और सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ संबंध खराब हुए। भारत अमेरिका पर नकारात्मक असर इसका पड़ा। ये तमाम चीजें इन सांसदों ने अपनी इस चिट्ठी में लिखी हैं। इसके साथ ही ट्रंप को भारत की जो अहमियत है वो भी इस चिट्ठी के जरिए बताई गई है। सीधे तौर पर इसमें कहा गया है कि ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर भारत काफी महत्वपूर्ण है। टैरिफ बढ़ाने से सप्लाई चेन जो है वो भी बाधित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ा दिया गया तो सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और अमेरिकी कस्टमर्स को इसका सीधे तौर पर प्रभावित ये करता है, और जो मुख्य सामग्रियां हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरर्स पर भारत पर ही हम निर्भर है। ये बात इन सांसदों की तरफ से कही गई है। भारतीय निवेश से अमेरिका में रोजगार भी पैदा हुए हैं, और टैरिफ अगर बढ़ाया जाता है तो उससे अमेरिकी परिवारों के खर्चों पर भी सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो महंगाई का सामना कर रहे हैं। वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर यूएस कंपनियों की प्रतिस्पर्धा भी इससे बाधित हो रही है, कॉम्पिटिशन उस पर असर पड़ता है। ट्रंप सरकार के कदमों से चीन और रूस के करीब भारत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो भारत ने उसके वैकल्पिक रास्तों की भी खोज निकाला। इंडो पैसिफिक में भी लगातार भारत का महत्व बढ़ रहा है, और चीन का मुकाबला करने के लिए भारत बेहतरीन पार्टनर के तौर पर भी उभरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका देखते हैं। अखिलेश, 19 सांसदों द्वारा ट्रंप को लिखे गए इस पत्र का असर कितना बड़ा माना जा सकता है? क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया ट्रंप की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने पूरे पार्लियामेंट में एक तरह से कहें कि बजट उनका पास नहीं हो पा रहा है, तो उसलिए रूप में वो वित्तीय रूप से संकट में है। वहाँ कई जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है,
और ऐसे में जो 19 सांसदों का चिट्ठी लिखाना बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत का महत्व क्या है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ संबंधों को एक नई ऊर्जा दी थी, एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई दी थी। और उन्होंने ही इंडो पैसिफिक नाम दिया था, जब उसे एशिया पैसिफिक कहा जाता था। तो ट्रंप अब आज जब दूसरे टर्म में आए हैं ट्रंप, तो निश्चित तौर पे उनकी इस कदम को कहीं सराहा नहीं जा रहा है कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के अलावा भारत दुनिया का सबसे खुला बाजार है, जहां की एक बहुत ही स्ट्रांग वर्सेटाइल मिडिल क्लास है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, और जिससे कि अमेरिका के विकास में बहुत सहायता मिलती है। पूरा अमेरिका का जो पूरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसमें भारत के लोग जो है, भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आईआईटी से लेकर आईआईएम से लेकर देश के सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा संस्थान है, तकनीकी संस्थान है, वहां से लोग अमेरिका में जाके उनके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को मजबूत करने में उनकी मदद रही है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे संस्थाओं ने अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, अमेरिका के पूरे सप्लाई चेन के पीछे जो कस्टमर सर्विस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के जो भारत पर एक पहले रेसिप्रोकल टैक्स और उसके बाद 25% इसलिए कि रसिया से हम तेल खरीद रहे हैं, इसके लिए टैक्स मतलब 50% टैक्स जो दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ अभी भारत पे लगाया हुआ है, उन्होंने इसको इन सांसदों ने खारिज करने की बात कही है और कहा है कि आप नई तरीके से भारत के साथ रिश्ते को रीसेट करें। कहने का मतलब यह है कि आप भारत के साथ बातचीत करके जो मुद्दे हैं, जो उन मुद्दों को सुलझाइए और ये जो टैरिफ है टैरिफ वापस लीजिए, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसा लिविंग रिलेशनशिप है जिसमें कि पीपल टू पीपल जो संपर्क है बहुत स्ट्रांग है। और भारत और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेसी से लेकर रक्षा के संबंध जो है बहुत ही स्ट्रांग इधर के दिनों में हुए थे। पिछले कह सकते हैं कि 20 सालों से इंडियन यूएस न्यूक्लियर सिविल कोऑपरेशन डील हुआ। उसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ, बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि भारत और अमेरिका के संबंधों को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। हिंद प्रशांत में पूरी दुनिया को एक एश्योरेंस चाहिए था, इसके लिए क्वाड बनाया गया। क्वाड में जो अमेरिका और भारत महत्वपूर्ण प्लेयर है, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे में ट्रंप के इस कदम से जो है वो आहत है ये और ये सांसद, और मुझे लगता है कि ये तो डेमोक्रेटिक सांसद है, लेकिन रिपब्लिकन सांसदों में भी बहुत ज्यादा निराशा है। अभी हो सकता है वो खुलकर सामने ना आ रहे हो, लेकिन निश्चित तौर पे वो भी महसूस कर रहे हैं कि भारत के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप का यह जो एटीट्यूड है वो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक है। जी बिल्कुल, अमेरिका के लिए खतरनाक है ही, और इसके बदले में अगर हम देखें तो भारत ने तो अपने दूसरे रास्ते, दूसरे ऑप्शन पर काम करना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि रूस और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ भी रही हैं, और ये भी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए समय चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश, निश्चित तौर पे देखिए, अमेरिका का जो पूरी राजनीतिक प्रणाली है और अमेरिका का जो पूरा थिंक टैंक है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है। और रूस उनका पुराना एडवर्सरी रहा है, पुराना उनके साथ प्रतिस्पर्धा रही है, कई मामलों में नकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी रही है। और ऐसे में ट्रंप के इस कदम से अगर चीन और रूस भारत के और करीब आते हैं, रूस तो भारत के करीब पहले से ही रहा है, लेकिन चीन भी अगर भारत के करीब आता है, पूरा इक्वेशन जो है अमेरिकी पूरे थिंक टैंक और पूरी स्ट्रेटजी का इक्वेशन पूरा बदल जाएगा। और इस बात की उन्हें कोई संभावना नहीं आती कि ये इक्वेशन कैसे ठीक होगा, क्योंकि चीन कभी भी अमेरिका का मित्र नहीं हो सकता, यह बात सभी को पता है। और अगर भारत भी मिल गया तो इस मामले में बहुत बड़ा असंतुलन होगा, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है खेल जगत से जुड़ी, जहां पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। रोनाल्डो दुनिया के ऐसे पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने अरबपतियों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मौजूदा संपत्ति 1.4 अरब डॉलर है, जिसे भारतीय रुपए में अगर हम देखें तो ये धनराशि करीब 12,352 करोड़ रुपए के आसपास आती है। और इतना ही नहीं, पैसे और प्रॉपर्टी के अलावा रोनाल्डो की सोशल मीडिया फॉलोइंग भी कमाल की है। इंस्टाग्राम पर उनके 660 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यानी वो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान भी हैं। आखिर रोनाल्डो ने कैसे इतनी दौलत बनाई है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कमाई में नंबर 1 रोनाल्डो।
तो जी हाँ, बिलियनियर का दर्जा पाने वाले पहले फुटबॉलर इस समय रोनाल्डो बन चुके हैं, कमाई में नंबर 1, और पहला उनको बिलियनियर का दर्जा पाने वाले पहले फुटबॉलर भी इसी के साथ वो बन चुके हैं, जिसमें कमाई के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय बन चुके हैं। और उनके कमाई के एक नहीं बल्कि कई सारे रास्ते हैं और कई सारे साधन हैं। रोनाल्डो की कुल संपत्ति की अगर हम बात करें तो $1.4 बिलियन उनकी कुल संपत्ति है और अरबपतियों की सूची में भी वो शामिल हो चुके हैं। 2002 और 2023 के बीच में $550 मिलियन से अधिक की कमाई उन्होंने की थी। और उसके बाद में साल 2023 की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ के अल नस्र क्लब से भी वो जुड़े उनके साथ। और रोनाल्डो का वार्षिक वेतन की अगर हम बात करते हैं तो 177 मिलियन पाउंड उनका वार्षिक वेतन है, उनके साल की तनख्वाह है। रोनाल्डो ने मात्र 40 की उम्र में ही ये नया इतिहास रच दिया है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुचित्रा इस वक्त जुड़ रही है। सुचित्रा, सीधा सवाल यही कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर फॉलोइंग के साथ साथ पैसे और प्रॉपर्टी में भी आगे हैं। आपसे जानना चाहेंगे रोनाल्डो की कमाई के आखिर प्रमुख साधन कौन कौन से हैं जिनके कारण वो इस समय अरबपतियों की इस सूची में शामिल हो गए हैं? जी बिल्कुल कृतिका, बात की जा रही है अरबपति बनने की, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक दिन का करिश्मा नहीं है, ये 20 साल की ब्रांड बिल्डिंग है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। दुनिया के जाने माने फुटबॉलर तो वो हैं ही। अगर उनके हम फुटबॉल की जर्नी को देखें, मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए, यूवेंटस में वो सीरिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने थे। 2023 में जब अल नस्र में आए तो वो एक बड़ा माइलस्टोन रहा उनके लिए। और इसी साल जून 2025 में जो उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है, $400 मिलियन उन्हें दिए जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि वहां पर जो उनकी कमाई है पूरी तरह से टैक्स फ्री है। और इस साल जो उनका करार एक्सटेंड हुआ है उसमें 15% का उन्होंने ओनरशिप में स्टेक भी ले लिया है। और रोनाल्डो एक अच्छे फुटबॉलर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। जो उनका CR7 ब्रांड है वो एक ग्लोबल एम्पायर है जिसके अंदर उन्होंने होटल्स बनाए हैं, जिम पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं जहां मुंबई के राजभवन में यूके के 9 वाइस चांसलर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है और उस दौरान की ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस समय भारत के दौरे पर हैं और सुबह उनके साथ में मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे, जिसके बाद में अब से कुछ ही देर पहले मुंबई के राजभवन में यूके के 9 वाइस चांसलर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो 9 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बेहद ही खास मुलाकात, इससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में भारत और यूके के रिश्ते तो आपस में मजबूत होंगे ही, लेकिन साथ ही एजुकेशन सेक्टर में भी ये चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी भारत के अंदर। तो राजभवन में ये बेहद ही खास मुलाकात हुई है। 9 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। यूके के इन 9 वाइस चांसलर्स हैं विश्वविद्यालयों के, जिनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तो यूके के प्रधानमंत्री इस वक्त अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के दौरे पर हैं और उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा भारत की। आगे आने वाले समय में इस यात्रा का सीधा असर देखने को मिलेगा। भारत और यूके के आपसी रिश्तों पे, ट्रेड पर और कई सारे मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई। 9 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मुलाकात की है। यूके के 9 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ ये मुलाकात हुई। मुंबई के राजभवन में ये मुलाकात हुई है। तो आपको बता दें कि इस समय यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस वक्त अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात भी की राजभवन में।
और इस दौरान स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जिसके बाद में इस समय ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के राजभवन की, जहां 9 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में आगे किस तरीके से शिक्षा को और बढ़ाया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर इस दौरान बातचीत भी हुई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुंबई के राजभवन की, जहां यूके के 9 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं यूके के 9 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बेहद ही खास मुलाकात, जो भारत के लिए आगे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी बातचीत हुई। इस दौरान ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं मुंबई के राजभवन की। ये तस्वीरें और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।